हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल सी अननीट दंगल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं राइबोसोम और सीलिया एंड फ्लैजेला। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम से। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम कैसा दिखता हमें? राइबोसोम एक डेंस ग्रैन्यूल्स पार्टिकल्स के जैसा दिखता। तो हम पहले लिखेंगे ये कैसे दिखता। लुक्स लाइक। फर्स्ट लिखेंगे हम लुक्स लाइक, यानी ये स्ट्रक्चर्स का दिखने में कैसा दिखता। डेंस ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर यानी तो पार्टिकल। राइबोसोम का स्ट्रक्चर डेंस ग्रैन्युलर यानी तो डेंस पार्टिकल के जैसा दिखता। और ये कौन फाउंड करे, यानी ये कौन डिस्कवर्ड करे थे? ये डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेट, जो 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या देखे थे? राइबोसोम को देखे थे। तो हु फाउंड, यहाँ लिखेंगे हम हु फाउंड। हु फाउंड? जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट। पैलेट कौन से ईयर में करे थे? 1953 में। 1953। कौन से माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने राइबोसोम देखे थे? यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उन्होंने राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइबोसोम किसके बने हुए रहते? राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए रहते। यानी राइबोसोम किससे बने हुए रहते? आरएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए रहते। मेड अप ऑफ या मेड ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। आरएनए प्लस प्रोटीन से राइबोसोम बना हुआ रहता। इसका स्पेशल फीचर क्या है? राइबोसोम का स्पेशल फीचर ये है कि इसके ऊपर कोई कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो हम यहाँ इसका स्पेशल फीचर लिख लेंगे। स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर ये है कि इसके पास कोई कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। नो कवरिंग मेम्ब्रेन। नो कवरिंग मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है ATS और एक रहता 70S। तो हम यहां लिख लेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम दो टाइप के पाए जाते हैं, एक है ATS वाला रहता। ATS किसके अंदर दिखता है? ATS यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दिखता। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ATS पाया जाता। जैसे कि हमारे सेल्स है, आवर सेल्स, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स ही है। और इसका जो साइज रहता वो कितना रहता है? ATS ही रहता। और इसका लार्जर सब यूनिट कौन सा है? 60S। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसका लार्जर सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट कौन सा है इसका? सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट है 60S। तो हम यहाँ लिख लेंगे 60S। और स्मॉल सब यूनिट कौन सा है? 40S है। स्मॉल सब यूनिट कितने का पाया जाता? 40S का पाया जाता। 40S। ये किसका है? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे 70S के बारे में, वो किसके अंदर पाया जाता। तो हम यहाँ लिख लेंगे 70S के बारे में। 70S। 70S पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता
70S जैसे कि बैक्टीरिया में पाया जाता, बैक्टीरिया। इसका लार्जर सब यूनिट क्या है और स्मॉल सब यूनिट क्या है? लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट की बात करेंगे हम इसकी। लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। इसका जो लार्ज सब यूनिट रहता वो 50S का पाया जाता। कितने का रहता? 50S का रहता, 50S। और जो स्मॉल रहता वो 30S का पाया जाता, स्मॉल 30S का पाया जाता। S क्या है? ये S स्वेडबर्ग यूनिट है, यानी ये मेजर करती कैसे फास्ट पार्टिकल सेटल होता ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। ये इंडिकेट करता साइज और डेंसिटी को। तो S क्या है? हम यहाँ 70S बोल रहे, 80S बोल रहे, तो ये S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। S क्या है? S एक स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट क्या मेजर करती? कैसे फास्ट पार्टिकल सेटल होता ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये इंडिकेट करता साइज एंड डेंसिटी। तो हम यहाँ लिख लेंगे मेजर हाउ फास्ट पार्टिकल, मेजर हाउ फास्ट पार्टिकल settle during centrifugation, centrifugation। और क्या इंडिकेट करता है ये? साइज एंड डेंसिटी। इंडिकेट साइज एंड डेंसिटी। साइज और डेंसिटी भी इंडिकेट करता स्वेडबर्ग यूनिट। जो 80S है और 70S है, दोनों के अंदर भी दो सब यूनिट्स पाए जा रहे हैं, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। जो 70S राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता। तो हम पहले ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये सेकेंड पॉइंट में हम लिख लेंगे बोथ टाइप्स हैव, यानी 70S और 80S के पास दो सब यूनिट पाए जाते। बोथ टाइप्स हैव टू सब यूनिट्स, दो सब यूनिट्स पाए जाते। एक लार्ज रहता और एक स्मॉल रहता। लार्ज प्लस स्मॉल दो पाए जाते। थर्ड बात यह है कि जो 70S रहता ना, 70S राइबोसोम, वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता। 70S राइबोसोम also found in माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी रहता 70S एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S राइबोसोम पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन बनाना। तो हम फंक्शन लिख लेंगे राइबोसोम का। फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यानी मेक प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता, मेक प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन की टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये स्लाइड को रिवाइज कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या क्या पढ़े? हम यहाँ राइबोसोम के बारे में पढ़े
यानी कि ये कैसे दिखता है राइबोसोम, ये डेंस ग्रैन्युलर यानी तो डेंस पार्टिकल के जैसा दिखता। ये कौन फाउंड करे थे? जॉर्ज पैलेट। कौन से ईयर में? 1953 में। कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करे थे उन्होंने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके राइबोसोम देखे थे। ये राइबोसोम किससे बना हुआ रहता? आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ रहता। इसका स्पेशल फीचर क्या है? इसके ऊपर कोई कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम दो टाइप के रहते हैं, एक एटीएस रहता और एक 70S। एटीएस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है जैसे कि हमारे सेल्स है, और एक इसके अंदर दो सब यूनिट्स पाई जाती, एक लार्ज और एक स्मॉल। जो लार्ज सब यूनिट रहती है वो 60S की रहती है और जो स्मॉल सब यूनिट रहती है वो 40S की रहती। 70S जो रहता प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता, ये बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादातर दिखता है। जैसे कि लार्ज सब यूनिट कितना है इसका? 50S है और स्मॉल सब यूनिट 30S है। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। एस क्या है? एस एक स्वेडबर्ग यूनिट है जो मेजर करती कैसे फास्ट पार्टिकल सेटल होता है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये इंडिकेट करता साइज और डेंसिटी को भी। जो दो टाइप के सब यूनिट्स है उसके अंदर लार्ज और स्मॉल पाया जाता। जो 70S राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन को बनाना। अब हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। नोट डालकर ये बात लिख लीजिए कि जो यूकैरियोट्स रहते वो एटीएस के रहते। जब हम 60 + 40 करते तो वो 60 + 40 100S होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना हो रहा? खाली 80S ही हो रहा। तो ये बात याद रखना। और अगर हम प्रोकैरियोट के अंदर देखें तो 50 + 30 कितने होते? 80 होते, लेकिन यहाँ कितना बताता हमें? 70S। तो ये बात नोट कर लीजिए। हम यहाँ लिख लेंगे कि यूकैरियोट्स इज इक्वल्स टू ATS। यूकैरियोट्स ATS के पाए जाते 60 + 40 मिलाए तब। और प्रोकैरियोट्स इज इक्वल्स टू प्रोकैरियोट 70S के रहते और ये किससे बने हुए रहते हैं? एक लार्ज सब यूनिट 50 + 30 से। अब हम साइटोस्केलेटन हेडिंग डाल लेंगे। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन है क्या? ये एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है जो थ्रेड यानी तो फाइबर्स के जैसे दिखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोस्केलेटन कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसका नेटवर्क रहता प्रोटीन का जो थ्रेड यानी तो फाइबर्स के जैसे दिखते। तो हम यहाँ लिख लेंगे नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का नेटवर्क है। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन थ्रेड्स के जैसे दिखते ये, या नहीं तो फाइबर्स के जैसे दिखते। फाइबर्स इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पाए जाते? साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते। साइटोप्लाज्म मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में रहता। ये कैसा दिखता? सेल के इंटरनल फ्रेमवर्क यानी तो सेल के स्केलेटन के जैसा साइटोस्केलेटन दिखता। तो हम यहाँ लिख लेंगे सेल्स इंटरनल फ्रेमवर्क। सेल्स के इंटरनल फ्रेमवर्क के जैसा दिखता। इंटरनल फ्रेमवर्क या नहीं तो सेल्स के स्केलेटन के जैसा ये पाया जाता साइटोस्केलेटन। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स पाए जाते। इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स पाए जाते? 3 कंपोनेंट्स पाए जाते। 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं कंपोनेंट्स? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट,
इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हम यहाँ कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे। पहले यहाँ लिख लेंगे हम कंपोनेंट। तो पहले कंपोनेंट की बात करेंगे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बना हुआ रहता? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ रहता। मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, यानी ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ रहता। इसका साइज कैसा रहता? थिकेस्ट रहता। साइज कैसा रहता इसका? थिकेस्ट साइज थिकेस्ट पाया जाता है इसका। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है सेल को शेप प्रोवाइड करना और ट्रैक्स फॉर ट्रांसपोर्ट की ट्रैक्स में मदद करता है। तो हम इसका मेन फंक्शन लिख लेंगे। मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन सेल को शेप प्रोवाइड करना, सेल शेप, और ट्रैक्स फॉर ट्रांसपोर्ट। अब हम दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स किसका बना हुआ रहता? एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ रहता। मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, यानी ये एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ रहता। साइज क्या है इसका? इसका साइज थिननेस रहता, यानी ये थिन रहता, पतला रहता। साइज थिनेस्ट, बहुत पतला पाया जाता है ये। अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है सेल की मूवमेंट कराना, सेल मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो हम इसका मेन फंक्शन लिख लेंगे। मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है सेल की मूवमेंट कराना, सेल मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन, और क्या है? कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो इसके ये दो मेन फंक्शन है। अब हम थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे जिसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका बना हुआ रहता? मेड अप ऑफ वेरियस प्रोटीन, यानी ये अलग अलग प्रोटीन से बना हुआ रहता। मेड अप ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, यानी ये अलग अलग प्रोटीन से बना हुआ रहता। इसका साइज कितना रहता? इसका साइज मीडियम रहता। साइज मीडियम साइज रहता। अब हम इसके मेन फंक्शन की बात करेंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना और एंकर करना ऑर्गेनेल्स को। हम इसका मेन फंक्शन लिख लेंगे। इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और एंकर करना ऑर्गेनेल्स को। क्या करना? एंकर करना ऑर्गेनेल्स को। तो हम ये 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लिए। अब हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। सीलिया एंड फ्लैजेला। पहले हम सीलिया और फ्लैजेला के बेसिक डिफरेंसेस देख लेंगे, फिर उसके बाद इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बेसिक डिफरेंसेस में पहले बात कर लेंगे हम।
बेसिक डिफरेंसेस। तो हम एक बॉक्स बना लेंगे, हम यहां लिख लेंगे फीचर, साइज देखेंगे हम इसका, नंबर, मूवमेंट, और फंक्शन। यहां हम लिख लेंगे सीलिया, यहां हम लिख लेंगे फ्लैजिला। सीलिया का साइज कितना रहता? शॉर्ट रहता और हेयर लाइक रहता। सीलिया छोटा रहता, शॉर्ट एंड हेयर लाइक। कैसा रहता? हेयर लाइक रहता। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये लॉन्ग रहता, लंबा रहता और विप लाइक रहता, विप के जैसा ये दिखता। अगर हम सीलिया की नंबर बात करें तो सीलिया के अंदर बहुत सारे पाए जाते, सीलिया बहुत सारे पाए जाते, मैनी यानी हंड्रेड्स में पाए जाते सीलिया, मैनी यानी हंड्रेड्स में सीलिया पाए जाते। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला फ्यू रहते, यानी 1 से 2 ही फ्लैजिला पाए जाते, 1 से 2 ही फ्लैजिला पाए जाते। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो सीलिया कैसा मूव करता? और लाइक बीटिंग के जैसा मूव करता। और अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये कैसा मूव होता? फ्लैजिला की मूवमेंट अनड्यूलेटिंग वेव में होती। तो हम पहले सीलिया के बारे में लिखेंगे, ये और लाइक बीटिंग होती, और लाइक बीटिंग, और ये अनड्यूलेटिंग वेव में होती, अनड्यूलेटिंग वेव। सीलिया का फंक्शन क्या है? मूव होना, फ्लूइड ओवर सेल के अंदर मूव करना। और फ्लैजिला का क्या है फंक्शन? मूव इंटायर सेल, यानी सेल के अंदर इंटायर सेल में मूव करना। तो हम पहले सीलिया के बारे में लिखेंगे, मूव फ्लूइड ओवर सेल, फ्लूइड को मूव करना सेल के अतराफ। और फ्लैजिला का काम रहता मूव इंटायर सेल, यानी पूरे सेल को ही ये मूव कराती, इंटायर सेल। तो अब हम पहले इस स्लाइड का पूरा रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन। उसके बाद हम दूसरे पेज पे लिखेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सोनीम, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो हम यहाँ क्या देखे थे? यूकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसका जो लार्जर सब यूनिट रहता है 60 रहता और छोटा 40 रहता। तो 60 + 40 तो 100 होना चाहिए, लेकिन ये 80s ही पाया जाता। प्रोकैरियोट भी जैसे ही 70s है, लेकिन इसका लार्जर 50 रहता और स्मॉलर कितना रहता? 30 रहता। तो ये दोनों मिला के 80s रहना चाहिए था, लेकिन ये 70s रहता। साइटोस्केलेटन के अंदर हम देखें, साइटोस्केलेटन क्या है? नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है जो थ्रेड यानी तो फाइबर्स के जैसे दिखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक मेन अरीना है जिसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, जिसकी वजह से सेल एक लिविंग स्टेट में रहता है। ये प्लांट के अंदर भी पाया जाता और एनिमल के अंदर भी पाया जाता। ये किसके जैसा दिखता? ये सेल्स इंटरनल फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है, यानी तो सेल स्केलेटन के जैसा ये दिखता। साइटोस्केलेटल के अंदर 3 कंपोनेंट्स पाए जाते। पहले है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने हुए रहते? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए रहता। इसका साइज थिकेस्ट रहता है, यानी ये मोटा रहता है। इसका मेन फंक्शन है सेल को शेप प्रोवाइड करना और ट्रैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रैक्स फॉर ट्रांसपोर्ट। माइक्रोफिलामेंट क्या है? ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ये थिननेस रहता है, यानी ये बहुत पतला रहता। इसका मेन फंक्शन है सेल की मूवमेंट कराना और कॉन्ट्रैक्शन कराना। इंटरमीडिएट फिलामेंट वेरियस प्रोटीन से बना हुआ रहता है। इसका साइज मीडियम रहता, ना या ज़्यादा थिक रहता ना या ज़्यादा थिन रहता, ये मीडियम रहता। इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और एंकर करना ऑर्गेनल्स का। सीलिया और फ्लैजिला की बात करें तो हम पहले बेसिक डिफरेंसेस देखे थे इसके फीचर्स के बारे में, यानी साइज, नंबर, मूवमेंट, फंक्शन।
तो सीलिया और हम फ्लैजेला की बात करेंगे। सीलिया साइज कितना रहता है? सीलिया का शॉर्ट रहता और हेयर लाइक पाए जाते हैं। फ्लैजेला लॉन्ग रहता और विप लाइक रहता। नंबर, ये सीलिया बहुत सारे पाए जाते, सीलिया बहुत सारे पाए जाते, मैनी यानी हंड्रेड्स में पाए जाते, और जो फ्लैजेला रहते वो 1 से 2 ही पाए जाते। मूवमेंट, अगर हम सीलिया की मूवमेंट देखें तो ये और लाइक बीटिंग रहती है और फ्लैजेला की मूवमेंट अंड्यूलेटिंग वेव रहती। अगर हम सीलिया का फंक्शन देखें तो ये मूव करता फ्लूइड ओवर सेल, फ्लूइड को मूव कराता सेल के ओवर, और फ्लैजेला का फंक्शन है मूव इंटायर सेल, यानी इंटायर पूरे सेल को ही मूव कराता। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ लिख लेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट रहता या पैटर्न रहता 9+2 पैटर्न में। द 9+2 पैटर्न, जो इसका इंटरनल सीलिया और फ्लैजेला रहते वो कवर्ड रहते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो हम यहाँ लिख लेंगे कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड रहते? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते सीलिया एंड फ्लैजेला। इसकी कोर कौन सी रहती है? एक्सोनियम रहती है, जो क्या कंटेन करती? माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करती। तो हम इसकी कोर की बात करेंगे तो इसकी कोर कैसी रहती? एक्सोनियम रहती इसकी कोर, एक्सोनियम। और ये एक्सोनियम क्या कंटेन करती? माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करती, कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका अरेंजमेंट कैसा रहता? इसका अरेंजमेंट 9 पेयर प्लस 2 सिग्नल्स, यानी 9 पेयर डबलेट रहते प्लस 2 सिंगल रहते। तो हम इसका अरेंजमेंट लिख लेंगे। अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट रहता 9 पेयर्स पाए जाते जो डबलेट रहते, 9 पेयर्स डबलेट, डबलेट्स, और 2 सिंगल पाए जाते, और 2 सिंगल पाए जाते। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते जो डबलेट रहते सर्कल के अंदर, और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल रहते यानी 2 मिडिल में पाए जाते। हम इसको एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये लिखे बाद अभी हम यहाँ फिल वक्त लिख लेंगे इसको। तो इसका अरेंजमेंट तो हम लिख लिए कि 9 पेयर प्लस 2 सिंगल्स पाए जाते। 9 कैसे रहते? पेरिफेरल रहते, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट इन सर्कल, सर्कल के अंदर ये डबलेट पाए जाते, डबलेट इन सर्कल, और 2 सेंट्रल पे पाए जाते, और जो ये 2 तो सेंट्रल पे पाए जाते। माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ दिखता? मिडिल में दिखता। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन मिडिल, मिडिल में क्या पाया जाता? माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सोनियम। किसकी बात करेंगे हम? पार्ट्स ऑफ एक्सोनियम। यहाँ लिख लेंगे हम पार्ट्स ऑफ एक्सोनियम, एक्सोनियम। तो इसके अंदर हम देखेंगे सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ किससे कवर रहती? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से कवर रहती। तो हम यहाँ लिख लेंगे सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ कवर्स सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कवर कर दी? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कवर्स
सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। अब हम बात करेंगे रेडियल स्पोक के बारे में। सेकेंड, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक कनेक्ट करते सेंटर टू पेरिफेरल, यानी सेंटर से पेरिफेरी कनेक्ट करते। ये 9 स्पोक्स पाए जाते। तो हम यहाँ लिख लेंगे कनेक्ट सेंटर टू पेरिफेरी, कनेक्ट करते सेंटर से पेरिफेरी तक, कनेक्ट सेंटर टू पेरिफेरी, पेरिफेरी। जो 9 स्पोक्स पाए जाते, कितने स्पोक्स पाए जाते? 9 स्पोक्स पाए जाते। इंटर डबलेट ब्रिजेस। थर्ड हम बात करेंगे किसकी? इंटर डबलेट ब्रिजेस, ब्रिजेस। इंटर डबलेट ब्रिजेस कनेक्ट करते पेरिफेरल डबलेट से, कनेक्ट पेरिफेरल डबलेट्स, कनेक्ट पेरिफेरल, पेरिफेरल डबलेट्स, डबलेट्स। अब हम बात करेंगे बेसल बॉडी के बारे में। बेसल बॉडी, इसकी बेसल बॉडी कैसी रहती? बेस स्ट्रक्चर कैसा रहता? सेंट्रियोल के जैसा पाया जाता। तो हम यहाँ लिखेंगे, सिंपल ही रहता, सेंट्रियोल के जैसा पाया जाता। बेस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लाइक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के जैसे इसका स्ट्रक्चर रहता, सेंट्रियोल। प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट के अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, यूकैरियोट। तो जो बैक्टीरियल फ्लैजेला रहता उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट रहता और उसके अंदर 9+2 पैटर्न नहीं पाया जाता। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो बैक्टीरियल फ्लैजेला रहता, बैक्टीरियल फ्लैजेला, फ्लैजेला स्ट्रक्चर भी डिफरेंट रहता, डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। और 9+2 अरेंजमेंट भी रहता नहीं रहता, 9+2 अरेंजमेंट भी नहीं पाया जाता। अरेंजमेंट या पैटर्न भी बोल सकते हैं हम इसे। अब जो हमारे सेल्स रहते वो यूकैरियोट के रहते, वो ऑलवेज 9+2 पैटर्न में पाए जाते। आवर सेल्स, जो हमारे सेल्स रहते यूकैरियोट, कौन से सेल्स रहते हमारे? यूकैरियोट रहते। यूकैरियोटिक सेल्स हमेशा 9+2 पैटर्न में पाए जाते, ऑलवेज 9+2 पैटर्न में पाए जाते। अब हम बात करेंगे सेंट्रोजम और सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रोजम एंड सेंट्रियोल्स हेडिंग लिख लेंगे। सेंट्रोजम एंड सेंट्रियोल्स, एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजम के पास 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते जो पेरिसेंट्रियोल मटेरियल के साथ रहते, और इसका लोकेशन कहाँ रहता है? सेंट्रोजम का न्यूक्लियस के पास रहता, एनिमल सेल्स के अंदर। ये फ्लावरिंग प्लांट्स और मोस्ट फंगाई में नहीं पाए जाते सेंट्रोजम। तो हम पहले कंटेन, यानी इसके अंदर क्या पाया जाता वो लिख लेंगे। कंटेन्स, कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते, 2 सेंट्रियोल्स प्लस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल पाया जाता, प्लस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल भी पाया जाता, मटेरियल।
अब हम इसके लोकेशन की बात करेंगे, यानी कि सेंट्रोसोम कहाँ दिखता। हम ये सेंट्रोसोम की बात कर रहे तो मैं ऐसा मार्क डाल देती हूँ। लोकेशन, सेंट्रोसोम कहाँ दिखते। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के करीब दिखते, यानी नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर नियर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस के करीब पाए जाते। इन एनिमल सेल्स नियर न्यूक्लियस। ये किस में नहीं पाए जाते, ये किसके अंदर नहीं पाए जाते। नॉट फाउंड ये फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं रहते और मोस्ट फंगाई में भी नहीं पाए जाते। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मोस्ट फंगाई, और बहुत सारे फंगाई में भी ये नहीं पाए जाते सेंट्रोसोम। अब हम बात करेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंट्रियोल्स, हेडिंग लिख लेंगे सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल का शेप कैसा रहता, सिलेंड्रिकल रहते, और ये अरेंज कैसे रहते, परपेंडिकुलर, यानी एक ऐसा रहता है, एक हॉरिजॉन्टल रहता है, एक वर्टिकल पाया जाता। तो हम पहले इसके शेप के बारे में लिख लेंगे। इसका शेप कैसा पाया जाता, इसका शेप रहता सिलेंड्रिकल, यानी ये सिलेंड्रिकल रहता, सिलेंड्रिकल, और अरेंज रहते ये परपेंडिकुलर, अरेंज्ड परपेंडिकुलर ये अरेंज रहते। माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट कैसा रहता है, इसके अंदर 9x3 पैटर्न पाए जाते हैं, यानी कि 9 सेंट्स ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और अरेंज रहते कार्टव्हील के जैसा। हम इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देखेंगे, तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे इसके बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट कैसा रहता, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9x3 पैटर्न में रहता, 9x3 पैटर्न में पाया जाता। पहले हम इस स्लाइड को क्विक रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्लाइड में हम इसके बारे में कंटिन्यूशन करेंगे। तो हम इस स्लाइड के अंदर क्या पढ़े, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़े, 9+2 पैटर्न पाया जाता, और ये कवर्ड रहता प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसकी जो कोर रहती है वो एक्सोनियम की रहती, और ये क्या कंटेन करता, माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करता। इसका अरेंजमेंट रहता 9 पेयर डबलेट रहते और 2 सिंगल पाए जाते। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते जो डबलेट रहते सर्कल के अंदर, और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते मिडिल में। पार्ट्स ऑफ एक्सोनियम, एक्सोनियम के अंदर पार्ट्स कौन से, एक सेंट्रल शीथ रहती जो कवर करती सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को। रेडियल स्पोक कनेक्ट करते सेंटर को पेरिफेरी से, जो 9 स्पोक पाए जाते। इंटर डबलेट ब्रिजेस कनेक्ट करते पेरिफेरल डबलेट्स को, और जो बेसल बॉडी रहती वो बेस स्ट्रक्चर यानी सेंट्रियोल को देखती। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, जो बैक्टीरियल फ्लैजेला रहता डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर। ये 9+2 पैटर्न में नहीं पाया जाता। जो हमारे सेल्स रहते वो यूकैरियोट के, वो ऑलवेज 9+2 पैटर्न में पाए जाते। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते, पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल पाया जाता। इसका लोकेशन है न्यूक्लियस के करीब एनिमल सेल्स के अंदर। ये किसके अंदर नहीं पाए जाते, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते, और बहुत सारे फंगाई के अंदर भी ये नहीं पाए जाते। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल का शेप कैसा रहता, सिलेंड्रिकल, और अरेंज रहते परपेंडिकुलर। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9x3 पैटर्न में रहता। अब हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज पे। 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते, 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते, और
इसके अंदर ये अरेंज कैसे रहते, कार्टव्हील के जैसे अरेंज रहते, अरेंज्ड लाइक कार्टव्हील, यानी कार्टव्हील की तरह अरेंज रहते। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स, इसके अंदर पाया जाता हब जो एक प्रोटीन पार्ट है, सेंट्रल प्रोटीन पार्ट है। तो पहले हम बात करेंगे हब के बारे में जो एक सेंट्रल प्रोटीन पार्ट है। सेंट्रल प्रोटीन पार्ट है, कौन सा पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। दूसरा लिखेंगे हम रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक का काम क्या रहता, वो कनेक्ट करता हब से लेकर ट्रिपलेट्स तक, यानी हब टू ट्रिपलेट्स। रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक कनेक्ट करते हब टू ट्रिपलेट्स, कनेक्ट हब टू ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स। अब हम थर्ड बात करेंगे ट्रिपलेट्स के बारे में। ट्रिपलेट्स क्या है, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो फ्यूज होते टुगेदर, यानी ये तीनों एक साथ रहते, ट्रिपलेट्स। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्यूज टुगेदर, फ्यूज्ड होते एक साथ, फ्यूज्ड टुगेदर। इसका फंक्शन क्या है, सेंट्रियोल्स का फंक्शन है बेसल बॉडी और सीलिया या फ्लैजेला को बनाना, बेसल बॉडी बनाना सीलिया या फ्लैजेला का, और स्पिंडल फाइबर्स बनाते सेल डिवीजन की तरफ। जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या बनाते, स्पिंडल फाइबर्स बनाते, और ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल सेल के अंदर पाया जाता है, इसका फंक्शन है। तो हम इसके फंक्शंस लिख लेंगे पहले। फंक्शंस, पहला पॉइंट लिखेंगे हम, ये बेसल बॉडी बनाता, फॉर्म बेसल बॉडी फॉर सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया फ्लैजेला का ये बेसल बॉडी बनाता, फ्लैजेला। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, इसका फंक्शन लिखेंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता सेल डिवीजन के ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता। मेक स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन करते, जब ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते। थर्ड फंक्शन लिखेंगे हम इसका, ये ऑर्गेनाइज करते माइक्रोट्यूब्यूल सेल के अंदर, ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेल। हम इस स्लाइड की क्विक रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे। तो हम इस स्लाइड के अंदर क्या पढ़े, हम 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते बोलकर पढ़े, और ये अरेंज रहते कार्टव्हील के जैसा पढ़े। इसके पार्ट्स कौन से हब, रेडियल स्पोक और ट्रिपलेट्स रहते। हब क्या है, सेंट्रल प्रोटीन पार्ट है, और रेडियल स्पोक क्या है, ये कनेक्ट करता है हब से ट्रिपलेट तक। ट्रिपलेट क्या है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो फ्यूज होते टुगेदर। और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है फॉर्म करता बनाता बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजेला के अंदर, और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते सेल डिवीजन के दौरान, और ये ऑर्गेनाइज रहते माइक्रोट्यूब्यूल सेल के अंदर। अब हम यहाँ तक की एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade in 1953। राइबोसोम्स के एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, पहले कौन ऑब्जर्व करे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जॉर्ज पैलेट 1953 के अंदर ऑब्जर्व करे थे। ये एक तरह के डेंस पार्टिकल्स है। दे आर composed of ribonucleic acid, RNA and proteins and are not surrounded by any membrane। ये किसके कंपोज रहते हैं, यानी किससे बने हुए रहते हैं, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, और इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती।
द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS। यूकैरियोटिक राइबोसोम कितने स्वेडबर्ग यूनिट सब यूनिट के पाए जाते? ATS के पाए जाते। वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कितना रहता? 70S का पाया जाता। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। हर राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स पाए जाते, एक लार्ज रहता और एक स्मॉल सब यूनिट पाया जाता। द 2 सब यूनिट्स ऑफ ATS राइबोसोम आर 60S एंड 40S, while that of 70S ribosomes are 50S and 30S। जो 2 सब यूनिट्स रहते ATS राइबोसोम के कौन से रहते? 60S एंड 40S रहते। 60S बड़ा रहता, 40S छोटा रहता। अगर हम राइबोसोम 70S राइबोसोम की बात करें तो इसके अंदर एक 50S पाया जाता और एक 30S पाया जाता। 50S लार्ज सब यूनिट है और 30S स्मॉल सब यूनिट है। हियर S स्वेडबर्ग्स यूनिट स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। यह S किसके लिए स्टैंड हुआ? ये एक स्वेडबर्ग यूनिट है जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में मदद करता। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। इससे हम क्या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? डेंसिटी और साइज को। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। जो 70S और 80S राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट्स के बने हुए रहते। अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन, एन एलॉबरेट नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। ये एक एलॉबरेट नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर का, जो क्या कंसिस्ट करता? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो प्रेजेंट रहते साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कलेक्टिवली रिफर करते हैं साइटोस्केलेटन। हम इसको ही साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन यानी एक एलॉबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। जो साइटोस्केलेटल सेल है वो इन्वॉल्व रहता बहुत सारे फंक्शन के अंदर, जैसे कि सपोर्ट देना हमारे बॉडी को, मोटिलिटी कराना, मेंटेन करना हमारा शेप ऑफ द सेल यानी सेल के शेप को मेंटेन करना, ये साइटोस्केलेटन का ही फंक्शन है। सीलिया एंड फ्लैजेला की अब हम बात करेंगे। सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया और फ्लैजेला एक हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। सीलिया क्या एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो ओर के जैसा काम करता है, यानी तो मूवमेंट कराता सेल के अंदर, यानी तो ये मूवमेंट कॉज करते सेल के अंदर या नहीं तो सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर। फ्लैजेला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजेला बड़े रहते, लंबे रहते और रिस्पॉन्सिबल रहती है सेल के मूवमेंट में। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पॉसेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन जो वो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला पाया जाता है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहता है यूकैरियोट के फ्लैजेले से। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ ए सीलियम और द फ्लैजेलम शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से हमें यह मालूम हुआ कि सीलियम और फ्लैजेलम के पास सीलियम और फ्लैजेलम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते। Their core called the axoneme possess a number of microtubules running parallel to the long axis। इनके पास एक कोर पाई जाती जिसको हम एक्सोनीम बोलते, जो क्या पॉजेस करते, माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉजेस करते और ये कैसे पैरेलल रहते लॉन्ग एक्सिस में। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules। एक्सोनीम कैसे रहते, 9 डबलेट्स पाए जाते और रेडियली अरेंज रहते, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते और पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्ड टू एज द 9+2 array।
ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रिफर्ड एज। ऐसे अरेंजमेंट, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट को हम 9+2 एरे बोलते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो इंक्लूज बाय अ सेंट्रल शीथ। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स रहते वो कनेक्ट रहते ब्रिजेस से और ये इंक्लोज रहते सेंट्रल शीथ से, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke। हर कनेक्ट which is connected, ये किससे कनेक्ट रहता? एक ट्यूब्यूल से कनेक्ट रहता और हर पेरिफेरल डबलेट एक रेडियल स्पोक के साथ रहता। Thus there are 9 radial spokes, 9 रेडियल स्पोक्स पाए जाते। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स। जो पेरिफेरल डबलेट्स रहते वो भी इंटरकनेक्टेड रहते लिंकर से। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। सीलिया और फ्लैजेला कहाँ से एमर्ज होते? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से एमर्ज होते, जिसको हम क्या बोलते? बेसल बॉडी बोलते। अब हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये सेक्शन है सीलिया और फ्लैजेला का, ये डिफरेंट पार्ट्स इसके अंदर दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से जब हम देखें तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा था, लेकिन जब हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें इंटरनल स्ट्रक्चर का तो कुछ ऐसा है पूरा। तो इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट है, यानी जो 2 पाए जाते हैं उसको हम डबलेट बोलते हैं। अगर 3 पाए जा रहे तो उसको हम ट्रिपलेट बोलते। तो यहाँ 2 ही पाए जा रहे इसलिए हम इसको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो 2 पाए जा रहे यानी डबलेट है ये। फिर उसके बाद जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये क्या है? इंटर डबलेट ब्रिज है। यानी जो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसको कनेक्ट करने वाला कौन है? इंटर डबलेट ब्रिज। सबको यही कनेक्ट कर रहा है इससे। फिर उसके बाद इसमें 2 क्या पाए जा रहे? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पाए जा रहे और बीच में ये क्या पाया जा रहा? जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को, ये रेडियल स्पोक है, ये रेडियल स्पोक है, ये रेडियल स्पोक है, ये पूरे रेडियल स्पोक है। और बीच में ये जो है ना, ये इसको हम सेंट्रल शीथ बोलते हैं जिसको कवर कर रहे। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में। Centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structure called centrioles. Centrosome के अंदर एक organelle रहता है जो usually contain करता है 2 cylindrical structure जिसको हम centrioles बोलते हैं। They are surrounded by an amorphous pericentriolar materials। ये किससे सराउंड रहते हैं? amorphous pericentriolar material से। Both the centrioles in the centrosome lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel। जो 2 सेंट्रियोल्स के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है जो लाई करते प्रिपेंडिकुलर ईच अदर, और इसके पास क्या रहता? ऑर्गेनाइजेशन रहता कार्टविल के जैसा। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन। ये किसके बने हुए रहते? 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स प्रोटीन के बने हुए रहते ट्यूबुलिन प्रोटीन। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। हर फाइब्रिल कैसा रहता? ट्रिपलेट रहता। ट्रिपलेट यानी 3 पाए जाने, इसको हम ट्रिपलेट बोलते। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड द हब। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स भी रहते जिसको जो एक दूसरे से लिंक्ड रहते। जो सेंट्रल पार्ट रहता वो प्रॉक्सिमल रीजन रहता सेंट्रियोल्स का, और ये प्रोटीनिशियस रहता है जिसको हम हब बोलते हैं। विच इज कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक। जो कनेक्ट रहते हैं ट्यूब्यूल्स के साथ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के साथ रेडियल स्पोक से। ये किसके बने हुए रहते? प्रोटीन के बने हुए रहते। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइट टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिविजन इन एनिमल सेल्स। ये सेंट्रियोल्स क्या बनाते? बेसल बॉडी बनाते सीलिया और फ्लैजेला की, और स्पिंडल फाइबर्स गिव राइज करते यानी देते स्पिंडल अपैरेटस को ड्यूरिंग सेल डिवीजन एनिमल सेल्स के अंदर। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स were first observed as dense particles by
ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन सी जॉर्ज पैलेट, ऑप्शन डी एंटोन वॉन लीवेनहॉक। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, राइबोसोम पहली बार ऑब्जर्व हुए एक डेंस पार्टिकल्स। कौन राइबोसोम को, कौन से साइंटिस्ट थे जो राइबोसोम के बारे में हमें बोले? तो क्या वो रॉबर्ट ब्राउन थे? रॉबर्ट ब्राउन क्या हमें राइबोसोम के बारे में बोले? नहीं, रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस के बारे में बोले। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो हम यहाँ इसको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। कैमिलो गोल्जी, क्या कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे जो राइबोसोम्स के बारे में बोले? नहीं, कैमिलो गोल्जी भी साइंटिस्ट नहीं थे जो राइबोसोम्स के बारे में हमें डिस्कवर करे सो बोले। कैमिलो गोल्जी अपैरेटस के बारे में बोले, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, क्या एंटोन वॉन लीवेनहॉक हमको बोले कि राइबोसोम्स कैसे दिखे? नहीं, एंटोन वॉन लीवेनहॉक भी नहीं बोले। एंटोन वॉन लीवेनहॉक तो लाइव सेल पहली बार देखे थे, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सी जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट पहली बार राइबोसोम्स देखे थे जैसे डेंस पार्टिकल्स के जैसे उन्होंने देखे थे। अब हम सेकेंड करेंगे क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, which statement about ribosome is correct? About ribosome is correct. Option A, they are surrounded by a single membrane. They are surrounded by a single membrane. Option B है, they are composed of DNA and proteins. They are composed of DNA and proteins. Option C है, they are found only in eukaryotic cell. They are found only in eukaryotic cell. Option D है, they are not surrounded by any membrane. They are not surrounded by any membrane. हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है राइबोसोम के अबाउट राइबोसोम का कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? फर्स्ट है, दे आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। क्या सराउंडेड रहते सिंगल मेम्ब्रेन से? क्या ये किसी मेम्ब्रेन से, सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंड रहते राइबोसोम? हम तो पढ़े कि कोई भी राइबोसोम कौन से भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन तो गलत है, ये कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता। सेकेंड ऑप्शन है, ये दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्या ये कंपोज्ड रहते डीएनए एंड प्रोटीन? प्रोटीन सही है लेकिन डीएनए नहीं है, डीएनए के जगह आना था आरएनए, तो यहाँ ये भी ऑप्शन गलत हो जाता, ऑप्शन बी भी गलत है। दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। क्या ये खाली यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते? हम तो प्रोकैरियोट के अंदर भी पढ़े और यूकैरियोट के अंदर भी पढ़े, सो है तो ऑप्शन सी भी गलत है। या खाली उन्होंने यूकैरियोट ही बोल रही है, प्रोकैरियोट के अंदर भी पाए जाते, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी ये कोई भी सराउंडेड नहीं रहते, कोई भी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं रहते।
अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। The S in 70s, the S in 70s and 80s ribosome stands for, ribosome stands for option A size unit, size unit, option B Swedberg unit, Swedberg unit, option C structural unit, structural unit, option D solubility unit, solubility यूनिट। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहे, एस का मतलब क्या है 70s और 80s राइबोसोम के अंदर एस के लिए स्टैंड होता, क्या ये साइज यूनिट के लिए स्टैंड होता एस, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्या ये स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए स्टैंड होता, क्या इसका फुल फॉर्म एस का स्ट्रक्चरल यूनिट है, नहीं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी नहीं है। क्या ये सॉल्युबिलिटी यूनिट है, एस का फुल फॉर्म सॉल्युबिलिटी यूनिट है, नहीं, सॉल्युबिलिटी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच कॉम्बिनेशन इज, विच combination is correct for eukaryotic ribosomes, ribosomes, ऑप्शन ए है 70s with 50s, 70s with 50s and 30s, 30s सब यूनिट। ऑप्शन बी है 80s with 60s and 40s, 60s and 40s सब यूनिट। ऑप्शन सी है 80s with 50s and 30s सब यूनिट। ऑप्शन डी है 70s with 60s and 40s सब यूनिट, सब यूनिट। हमें यहाँ क्या पूछे क्वेश्चन में, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम का हमें यहाँ कॉम्बिनेशन पूछे, यानी इसके अंदर कौन से सब यूनिट, लार्ज और स्मॉल कौन सा सब यूनिट पाया जाता। तो पहला ही ऑप्शन है 70s with 50s and 30s। क्या 50s and 30s यूकैरियोट का सब यूनिट रहता, नहीं, 70s तो पहली बात प्रोकैरियोट का रहता, और ऊपर से 50s and 30s किसके अंदर पाए जाते, प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते। तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। हमको यूकैरियोट के बारे में पूछे, ऑप्शन ए चुने 70s गलत दे दिए। फिर उसके बाद ऑप्शन सी है 80s with 50s and 30s। 80s तो प्रोकैरियोट के अंदर पाया, यूकैरियोट के अंदर 80s पाया जाता, लेकिन जो उसका लार्जर सब यूनिट रहता वो 60s रहता, ना कि 50s। 50s इसका नहीं रहता, 60s रहता, और जिसका स्मॉल रहता वो 40s रहता, 30s नहीं रहता। तो 30s भी गलत है, 40s सही आने का था।
तो ऑप्शन सी भी गलत है इसका। डी ऑप्शन है 70s। 70s राइबोसोम तो प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता। 60s हाँ यूकैरियोट का सही है, 40s सही है, लेकिन उन्होंने 70s प्रोकैरियोट का रहता है, उसकी जगह यूकैरियोट कर दिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम इसको भी ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी 80s विथ 60s एंड 40s। जो इसका लार्ज सब यूनिट रहता वो 60s रहता, सब यूनिट 60s रहता, और जो स्मॉल सब यूनिट रहता, स्मॉल सब यूनिट कितना रहता, 40s का पाया जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।